आज की इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो कि सैंपलिंग की पहली टाइप है उसके कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करूंगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिसर्चर सिलेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन। फर्ज करें आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट हैं और आप उन 80 स्टूडेंट को एज एंटायर पॉपुलेशन अपनी रिसर्च स्टडी के लिए स्टडी करना चाहते हो। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उनमें से जो 20 स्टूडेंट हैं वो आपकी स्टडी का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। अब आप 60 स्टूडेंट को भी एज ए सैंपल के तौर पर ले सकते हो, लेकिन वो 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने आपकी स्टडी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, हो सकता है कि वो आपके रिसर्च स्टडी से मुतल्लिक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हों और आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उनके ओपिनियन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पॉपुलेशन थी उसमें इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं थी। क्योंकि इक्वल से मुराद ये है कि जो आपका सैंपल है वो दूसरे लोगों की कंसीडरेशन से, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस से इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन जो आपका जो सैंपल था वो इन्फ्लुएंस हो गया क्योंकि जो 20 स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपकी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि आपका आपका जो पॉपुलेशन है, इस मिसाल के ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो सैंपल है वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन से मुराद ये हुआ कि रिसर्चर उन इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करता है, एज ए सैंपल लेता है कि वो सैंपल एज ए होल पॉपुलेशन के मुतल्लिक जो कंक्लूजन है उनको ड्रा करे। क्लियर? अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूं है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन इन द सैंपल। सबसे पहले जो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है उसको डिफाइन करती हूँ। इक्वल implies that the probability of selection of each element in the population is the same, that the choice of an element in the sample is not influenced by other considerations such as personal preference। जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि आप इंटायर 80 स्टूडेंट को एज अ पॉपुलेशन के तौर पर अपनी रिसर्च के लिए स्टडी करना चाहते थे, लेकिन जो 20 स्टूडेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। वो जो एक्सक्लूजन थी 20 स्टूडेंट्स की, वो ये रेफ़र कर रही थी कि आपका जो सैंपल है वो इन्फ्लुएंस हो गया है उन स्टूडेंट्स की कंसिडरेशन की वजह से या उनकी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से। तो जो आपका इंटायर जो इंटायर सैंपल था वो आपकी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आपका जो इंटायर सैंपल है वो आपकी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का, और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द चॉइस ऑफ वन एलिमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ एन अदर एलिमेंट in the sampling, that the selection or rejection of one element does not affect the inclusion or exclusion of another। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ होगी कि फ़र्ज़ करें कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और आप उनको एज एंटायर पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो 5 स्टूडेंट हैं इनमें से आपने एक स्टूडेंट को ले लिया, लेकिन उस एक स्टूडेंट ने आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि आपने उसके बाकी 4 स्टूडेंट्स को नहीं लिया। तो अब आप क्या करोगे कि या तो आप पांचों स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल के तौर पर ले लोगे या इनमें से आप किसी को भी नहीं लोगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप कह सकते हो कि जो आपका जो सैंपल होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि वो डिपेंडेंट होगा दूसरे इंडिविजुअल पर, दूसरे एलिमेंट पर।
इस एग्जाम्पल में आपका जो सैंपल है वो उस एक स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आपने उस एक स्टूडेंट को लेना है तो बाकी 4 स्टूडेंट को भी लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब भी ये है कि आपका जो सैंपल है वो किसी भी वो किसी भी इंडिविजुअल की सिलेक्शन और रिजेक्शन पर डिपेंड ना करे और ना ही जो दूसरा इंडिविजुअल है उसकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करे या पर्सनल कंसिडरेशन पर डिपेंड करे। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द मोस्ट रिगरस फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज द investigator can claim that the sample is representative of the population and he can make generalization to the population। ये जो सैम्पलिंग होती है ये केयरफुल इसको प्लान किया जाता है और ये सिस्टमेटिक होती है। और जी यही वो सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर ये क्लेम करता है कि जिस पॉपुलेशन को उसने अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है और उनमें से जिन इंडिविजुअल को वो एज ए सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट करेगा वो जो सैम्पल है उस सैम्पल से जो रिज़ल्ट ड्रा किए जाएंगे वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो सैंपल है वो उसी वक्त प्रोबेबिलिटी सैंपल कंसीडर किया जाएगा जब ये दो कंडीशन को पूरा करे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इट इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। बाज़ दफ़ा रिसर्च में ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये रिफ्यूज़ल स्मॉल होती है तो फिर जो आपका जो सैंपल है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। लेकिन अगर ये रिफ्यूज़ल लार्ज है तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट पर अफेक्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या हैं।